सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी क्लास 12th की केमिस्ट्री की वीडियो की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे मैंने 31 मार्क्स से क्लास 11 में 67 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 17 क्लास 12th, तो कौन सी बुक्स फॉलो करिए, कैसे नोट्स बनानी चाहिए, सबसे बेस्ट नोट्स क्या होते हैं। और अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात करूँ, जो मेरी ऑडियंस ऐसी है जो बहुत सारी बहुत कम, मुझे ऐसे लगता है जो ट्यूशन जाते हैं, जो मेजर ऑडियंस है वो ये है जो या तो कोई कोचिंग ले रहा है या फिर पीडब्ल्यू वगैरह का बैच परचेज कर रखा है या यूट्यूब से पढ़ना चाहता है। तो उस ऑडियंस के रिस्पेक्ट में मैं ये स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग माय ओन, और क्या आपको थोड़ा सा अलग जाके करना चाहिए अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, बिना किसी डिले के, सबसे पहले तो ये समझो हमारी 11th वेस्ट है, तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि 12th भी वेस्ट होगी, वो हमारे ऊपर होता है। अगर हम इस बात को बिठा ले कि 11th वेस्ट है और आगे 12th में यही बात सोचते सोचते पूरी 12th निकाल दे, तो कुछ नहीं हो सकता। याद रखना, क्लास 12th की केमिस्ट्री सबसे कम सिलेबस वेस्ट है, 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और इसको करने में किसी को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं अभी हमारे पास मई में मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूंगी, और अभी मई ही है, और हमारी जो टॉपर सीरीज है जिसमें हम केमिस्ट्री बिना क्लास 11th वेस्ट करने के बाद क्लास 12th में इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, जिसके बाहर कुछ भी आपका पेपर नहीं आएगा, वो हमारी 25 में 7 PM से स्टार्ट होगी और पहली क्लास आपकी शेड्यूल भी हो चुकी है। नाउ अगर आगे बढ़े इस पर्टिकुलर वीडियो की स्ट्रैटेजी में, तो इस बात को भूल जाओ कि 11th वेस्ट है तो कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा मिथ होता है। 11th वेस्ट होने के बाद भी आपकी जे में 99% आ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, गो एंड सर्च ओवर यूट्यूब, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। 11th वेस्ट है तो क्या हो गया, सबकी होती है, मेरी भी थी, मेरे 31 मार्क्स थे अभी बताया, बट डरना नहीं है। अब अपनी उस गलती को सुधारने का टाइम है, ठीक है। फिर आता है कि सबसे पहले तो 11th वेस्ट है तो क्या करें। अब डायरेक्ट देखो, 12th में ना अगर आपको कुछ नहीं आता है 11th का, या मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे मुझे नहीं आती थी, फिजिकल वगैरह थोड़ी पढ़ रखी थी बट ऑर्गेनिक टच भी नहीं कर रखी थी, तो डायरेक्ट मत घुसो। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट कराई जाती है, क्योंकि हर किसी का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। बट जब मेरे को 11th की नहीं आती और मैं डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस रही हूँ, वो भी डायरेक्ट पढ़ रही हूँ, कोई मेरे को बेसिक्स पहले का कवर नहीं करा रहा है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से एक करेक्ट वे को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इजी टू हार्ड चैप्टर्स, जहाँ पे ऐसे चैप्टर्स जहाँ 11th नहीं लग रही है, उनसे हार्ड चैप्टर्स पे मूव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th, यस आई अग्री, हल्की फुल्की नीड होती है, बट देखो जैसे मान लो केमिकल काइनेटिक्स है, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको 2 पेज 4 पेज पढ़ोगे, नहीं नीड है 11th। एक जगह नीड आएगी, कहाँ पे, गिब्स फ्री एनर्जी में। अब गिब्स फ्री एनर्जी हम वहां पे तो बता देंगे कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है नहीं होता, क्या करता है वो पर्टिकुलरली, वो तो हम समझ लेंगे, याद भी रख लेंगे। बट अगर कहीं घुमा फिरा के कहीं कल को पूछ लिया कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है या कैसे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को आप एक्सप्लेन करोगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ 11th में तो था थर्मोडायनामिक्स में, बट क्योंकि हमारी 11th वेस्ट थी और 12th का सिलेबस थोड़ी था, तो 11th का था, आपने बोर्ड में कैसे पूछ लिया। तो आपको वो पर्टिकुलर चीज जो 11th में कंसेप्ट एक 12th में लग रहा है, उसको आपको पढ़ना होगा, उसको आपको समझना होगा, बस इतना ही समझना है आपको। फिर गिब्स फ्री एनर्जी के साथ साथ इंटरनल एनर्जी समझने की उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना समझो। तो एक ऐसे टीचर से, ऐसी जगह से पढ़ो या पूछो खुद ही टीचर से, अगर टीचर नहीं बता रहा कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी आई है तो उसका क्या मतलब था, क्लास 11th में हमने पढ़ा था, क्या मतलब होता है, क्या होती है ये, तो वो टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शायद कि अगर आपको 11th अगर आप नहीं पढ़ी तो आप पूछ लो, अगर नहीं बता रहे बाई चांस तो, ठीक है। तो ऐसी बहुत 11th ऐसा नहीं है कि नहीं आती तो पढ़ नहीं सकते, बहुत कम जगह यूज होगी। इसी को सोल्यूशन रखते हुए टॉपर सीरीज बनाई जा रही है, ताकि 11th के कंसेप्ट को हल्के फुल्के जो लग रहे हैं वहीं पे क्लियर कर दिया जाए, और बिना 11th आए भी हम 12th में 95+ स्कोर कर सकते हैं, जैसे मैंने करा था, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पेनिशिया, रामबाण का इलाज, मतलब रामबाण की तरह होते हैं। देखो आपके सबसे बेस्ट नोट्स वो होते हैं जो आपके कंसेप्ट, थ्योरी वाला पार्ट, न्यूमेरिकल्स, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, आपके पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग में जो एक्स्ट्रा बातें पता लगती है, या एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सब कुछ आपके नोट्स में कवर हो, ताकि आपको बाहर कहीं जाना ना पड़े, और जाना पड़े तो वो ऐसे जाना पड़े कि आप एक्स्ट्रा की तरफ जाओ। मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर कोई बच्चा प्योरली बोर्ड और सीयूईटी ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहा है तो आपके लिए टॉपर सीरीज सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका सीयूईटी और बोर्ड दोनों में से कहीं पे कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ 11th का अगर मैं कह रही हूँ बेसिक्स लगता है, तो इसका बेसिक ये लगता है कि मान लो
आपको एक कंपाउंड दे रखा है तो उसकी नेमिंग करनी आनी चाहिए, और वो नेमिंग तो मुझे ऐसा लगता है क्लास 10th में ही सिखाई जाती है कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। बस इतना आना चाहिए तब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस कर सकते हो। अगर आपको इतना भी नहीं आता तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालो, आधा 1 घंटा, और नेमिंग सीख लो, यूट्यूब से इतनी सारी वीडियो है, ठीक है। 11th में ना जब हम जाते हैं तो हमारे को नेमिंग सिखाई जाती है। क्लिक सबसे पहले वो FMLSA वाला एक रूल होता है जो शायद मैंने रोहित अग्रवाल सर से सीखा था, और मुझे अभी भी याद है। कोई कभी कंफ्यूजन होते हैं ना कि कैसे नेमिंग होगी, बस दिमाग में FMLSA आ जाता है क्योंकि रोहित सर ने सिखाया था, और ये शायद ट्रिक है, तो वो मेरे को बहुत अच्छे से याद है जब मैंने 11th में कोचिंग ली थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो देखो नोट्स समझ में आया कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले करेक्ट वे क्या है पढ़ने का, सबसे पहले आप कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको समझ आता है, उनसे पढ़ो, जो नॉट जस्ट अबाउट माई सीरीज, बट जिनसे भी आपको पढ़ना है आप उनसे पढ़ो, टीचर से। उसके बाद वो टीचर आपको जो पढ़ा रहा है, नोट्स बनवा रहा है, उनको सुनो, नोट्स बनाओ साथ साथ, ठीक है। और कहते हैं साथ साथ और थोड़ा बहुत छूट जाए, लाइक आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत छूट जाए तो उसको आप बना लो, ठीक है। नोट्स बना लिए, वो नोट्स बेस्ट तब गिराएंगे और सबसे ज्यादा अच्छे तब होंगे जब उसमें आपके कंसेप्ट थ्योरी, एनसीईआरटी रीडिंग वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो कवर्ड हो, आपके PYQs बैक एक्सरसाइज वगैरह सब कवर्ड हो, ठीक है। अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि नहीं इन नोट्स में ये सारी चीजें नहीं है, तो टीचर ने तो आपको पढ़ा दिया, आपने नोट्स भी बना लिए, अब आप क्या करो, आप खुद एनसीईआरटी रीड करना शुरू करो, ठीक है। वो फिर वो आपके लिए ऑप्शनल वाली बात नहीं रहेगी, आपको खुद एनसीईआरटी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके नोट्स में कवर नहीं है। फिर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है कि PYQs, अगर आपका एक चैप्टर लेट से बायोमोलिक्यूल्स पूरा हो गया है तो आप क्या करोगे उस चैप्टर में पर्टिकुलरली, आपको एक कोई भी PYQ की बुक खरीद लो, या गूगल पे PYQs अवेलेबल होते हैं पर्टिकुलर चैप्टर के, उसको सॉल्व करो। गूगल में ना ये दिक्कत होती है कि ना वो प्योरली बोर्ड ओरिएंटेड नहीं होता, फिर उसमें थोड़े बहुत नीट जेईई वगैरह के क्वेश्चन डाल देते हैं। अगर आप कोई बुक खरीदते हो स्पेसिफिकली, लाइक अगर अरिहंत की मैंने यूज करी थी PYQ बुक, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है, ठीक है। फिर आप लाइक टीचर वगैरह भी यही सजेस्ट करते हैं मोस्टली, जो मैंने देखा है, ठीक है। लाइक मेरी पर्सनल जो सजेशन रही है, ठीक है, वो यही है कि अरिहंत की बुक आप खरीद लो, ठीक है। एक कमेंट ये भी आया था कि PYQ का क्वेश्चन बैंक खरीदना है या फिर वो, देखो अगर स्पेसिफिकली PYQ की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ PYQ होता है, जब क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं ना तो उसमें PYQ के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, तो आप दोनों में से कुछ भी खरीदना चाहो वो खरीद सकते हो। मेरे ख्याल PYQ थोड़ा ज्यादा सस्ता आता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन बैंक, वो थोड़ा सा ज्यादा महंगा होता है, तो आप जो भी खरीदना चाहो दैट्स अप टू यू, क्योंकि क्वेश्चन PYQs में स्पेसिफिकली हर एक चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा PYQs होंगे, बट क्वेश्चन बैंक में कम PYQs और अपने वाले क्वेश्चन जो लाइक आ सकते हैं वो भी, और उसमें बहुत सारे फालतू भी होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते, तो आप कोई भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो, बट मैंने पर्सनली PYQs वाली बुक ले रखी थी। फिर आता है हमारे पास लास्ट में सैम्पल पेपर। आपका ना 10 चैप्टर है, ज्यादा सिलेबस नहीं है, जल्दी हो जाएगा सिलेबस, और सिलेबस जब आपका जल्दी हो जाए तो आप क्या करो, सैम्पल पेपर खरीदो, अब आपकी मर्जी, आप 3 घंटे बैठ के लाइक प्रेशर वाली फील्ड लेके सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहते हो, या फिर एक चैप्टर लेट से बायोमोलिक्यूल्स है और 17 सैम्पल पेपर थे, लाइक अरिहंत वाला सैम्पल पेपर मैंने यूज किया था, उस 17 सैम्पल पेपर में से सारे सैम्पल पेपर में जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स क्वेश्चन है सिर्फ वो कर लो, ये लास्ट में 3 घंटे बैठ के एक साथ दे दो, वो आपकी मर्जी है, बट लास्ट में प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। आई फील क्वेश्चंस वगैरह एक बार सिलेबस हो जाए, तो मैंने भी सैम्पल पेपर अरिहंत का लिया था, PYQ भी अरिहंत की ही ली थी, और लास्ट में जब आपका सारा सिलेबस हो जाए, जब आपका एग्जाम्स लाइक बहुत पास है, लेट से जो आपकी जो गैप हॉलीडेज होती है उसमें मैं प्रेफर करूंगी आप लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स, जैसे मैंने 2020 से लेकर 24 तक के सारे पेपर्स जितने भी पास्ट के आए हुए थे सॉल्व करे थे, और फिर एग्जाम में बैठी थी। अब वो आपकी मर्जी है, अगर मान लो आपको दिक्कत आती है लिखने वगैरह में, या आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे थे, अब आप बोर्ड्स में शिफ्ट हो गए, तो आई विल सजेस्ट आप 3 घंटे बैठ के लिख के देखो उसको, ठीक है, लाइक ताकि आपका प्रेजेंटेशन भी इनहेंस हो। और अगर ऐसा नहीं है, लेट से आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छी है, बस आपको देखना है कि आता है नहीं आता, तो आप नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हुए चीजों को चलो, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को करने का, और मैंने भी यही चीजें फॉलो करी थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स आए हैं। ना बुक्स पे, बहुत सारी बुक्स पे वैसा वेस्ट मत करो, मैं सिर्फ अरिहंत की PYQ वाली बुक सजेस्ट करूंगी, और सैम्पल पेपर भी मैंने अरिहंत का ही लिया था, बट लास्ट में लेना है वो, एक बार सारा सिलेबस हो जाए। वीडियो लेक्चर देखने से एक बार रिवीजन कर ली वो ठीक है, बट मल्टीपल रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आपकी केमिस्ट्री में ना आप चीजें भूलोगे, जब बायोमोलिक्यूल्स में हर्ट्ज स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और वो फिशर स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं, तो वो आज पढ़ लिया तो कल भी गारंटी नहीं होती कि याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो अजीब से है सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह।
वो इतनी कंफ्यूजन होती है, HHOH CH2OH, वो याद रखने पड़ते हैं। तो उनको जितनी ज़्यादा याद बार रिवाइज करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो करेक्ट वेज अपने जो नोट्स आपने बेस्ट बनाए हैं उन्हीं को करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो, हमने जब नोट्स बनाए थे मैंने क्या किया, मान लो इंडेक्स 2.1 डाला हेडिंग कॉपी में और सॉल्व कर दिया, और क्वेश्चन एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नहीं लिखने आपको नोट्स में, आप कोई 6th-7th के बच्चे थोड़ी हो जो मैथ्स की बुक से नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो, नहीं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। आपने सिंपल हेडिंग डाले इंडेक्स 2.1 सॉल्व किया, और आपका क्वेश्चन कहाँ पे अवेलेबल है, बुक में है। तो जब रिवीजन करो बुक साथ खोल के बैठो एनसीईआरटी की, खुद रफ में सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन उसका देख लो कहाँ से, एनसीईआरटी वो आपके नोट्स वाली उसमें जहाँ पे आपने सॉल्व कर रखा है। तो नोट्स एनसीईआरटी हो गए। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट होती है, बुक से कर लो या यूट्यूब वगैरह की वीडियो जहाँ पे भी आपको मिले। फिर आता है हमारे पास टेस्ट। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट हमें बता देता है कि हमारा कौन सा पार्ट वीक है और हमें किस लिए काम, किस वाले सेक्शन में काम ज्यादा करने की जरूरत है, और ऑल्सो कि हमारे को एक प्रेशर वाली फील देता है ताकि सारी चीजें इजीली हो जाए। अब केमिस्ट्री में ना देखो, अगर आपका 11th वीक है तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे चैप्टर में जाओ जहाँ 11th ज्यादा लगती है, पहले ऐसे चैप्टर में जाओ जहाँ 11th लगती ना हो, और अगर लग रही है तो वो थोड़ी थोड़ी लग रही है, ताकि क्या हो, आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, एकदम ये ना हो कि पढ़ाई से ध्यान ही हट जाए, हमारा पढ़ने का मन ना करे, तो ऐसी चीजों में नहीं जाना है। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स लाइक थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये मेडिकल वाले बच्चे ऑलरेडी 11th में पढ़ के आए होते हैं, तो नॉन मेडिकल वाला आपको डरना नहीं है। इस वाले चैप्टर को देख के थोड़ा अजीब सा है ये, बट ठीक है, आपको थोड़ा क्रैम वगैरह करना पड़ेगा इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी चैप्टर है, और एक चैप्टर आपसे थ्योरी का पढ़ लिया तो आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड पे आ जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमारा लाइक इजी है, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें थ्योरी और वो थोड़ा मिक्स है, ये थोड़ा सा लेंदी लगता है, इसमें रिएक्शंस वगैरह याद करनी आ जाती है सेल वाले पार्ट की, बट नो प्रॉब्लम। फिर आता है हमारे पास 2 हमने फिजिकल के पढ़ लिए, तो एक डीएनए ब्लॉक कर लो, इसमें भी ऐसा। बस इसमें 11th का पता है क्या लगता है, इसमें वो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो हम भरते हैं, बस उतनी आनी चाहिए इसमें। फिर हमारे पास आता है सॉल्यूशन वाला चैप्टर। अब हमने एक थ्योरी वाला कर लिया, फिर से हम फिजिकल केमिस्ट्री के बस 3 ही चैप्टर है, तो हमने पहले ही फिजिकल केमिस्ट्री निपटा दी है। फिजिकल केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको ना हल्के फुल्के ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, लाइक y=mx+c की इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजें। और ऑल्सो इस वाले में बस आपको प्लस माइनस से खेलना आना चाहिए। जो मेडिकल वाले थोड़ा डरते हैं क्योंकि इसमें मैथ्स आ जाता है, बट इतनी ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं होती इसमें। लॉग एंटी लॉग वगैरह कभी आपको पेपर में सॉल्व करना नहीं देते हैं। पहले होता था कि कोविड से पहले की लॉग टेबल आ जाती थी, मतलब लेनी पड़ती थी एग्जाम के टाइम पे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अब नहीं आता। क्योंकि लॉग एंटी लॉग ना मेरे को पर्सनली ऐसे बताती है, ऑल्दो आई एम नॉन मेडिकल स्टूडेंट, बट क्या होता है ना, मेरे को लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना आता है, बट जब पेपर आता है ना तो उस टाइम पे भूल जाती हूँ मैं। मतलब ऐसे मतलब पेपर से एक दिन पहले मेरे को आता है, आज भी अब मैं सॉल्व कर सकती हूँ, कोई लोग देंगे, बट अगर मान लो मेरा कल पेपर है ना, तो मेरे को उससे पहले एक बार लोग की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। जब पेपर से पहले तो मैं पक्का भूलूंगी, जब तक अगर पेपर से एक दिन पहले वो वीडियो देख के नहीं गई, तो वो चीज हो जाती है एकदम से। पर वो अब पेपर में सॉल्व करना नहीं आता, वो खुद ही पेपर में वैल्यू दे देते हैं। अगर मान लो लॉग 16 का तो हम निकाल सकते हैं, लेट्स से लॉग 17 दे रखा है, तो वो अपने आप ही दे देते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने हैं, अमीन्स, एल्कोहल, फिनोल्स, एल्डेहाइड। ये सही तरीका होता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे धीरे धीरे। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कहीं से भी पढ़ो, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को मार्क्स मैटर करते हैं, हमें समझ आनी चाहिए चीजें। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी जो यूट्यूब पे या फिर बाकी बच्चे जो बहुत मिस्टेक करते हैं, वन शॉट्स की तरफ मत जाओ। वन शॉट्स होता है रिवीजन के टाइम पीरियड पे, कि आपने रिवीजन करनी है तब आपको उस चीज को देखना पड़ रहा है, बट डिटेल लेक्चर्स को कभी हम बीट नहीं कर सकते। एक बच्चा जो इन डेप्थ लाइक पढ़ रहा है, डिटेल में सारी चीजें कर रहा है, उसको आप कभी भी वन शॉट्स के थ्रू रिप्लेस नहीं कर सकते, याद रखना। वन शॉट्स मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी किसी भी बच्चे को। वन शॉट्स लाइक पेपर से पहले रिवीजन करनी है, आपने पढ़ लिया, लेट्स से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट आप दिसंबर पे जाके एक चैप्टर भूल गए तो वन शॉट्स देखो, वरना मत देखना। अब बात आती है कि अगर आपको ना लेट्स से मेरी जो ऑडियंस है वो सजेस्ट मांगते हैं कि कौन से बेस्ट टीचर है, तो उनके लिए मैं जो आपको सजेस्ट करना चाहूँ वो करूंगी। सबसे पहले तो अपनी टॉपर सीरीज, क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही वो शुरू हो रही है, वरना मेरा कोई पर्सनल उसमें सच बेनिफिट नहीं है, बिकॉज ना तो मेरी कोई अर्निंग स्टार्ट हुई है यूट्यूब से, ना मेरे कोई सच बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है। इनफैक्ट मुझे बहुत टाइम ही लगेगा इनको बनाने में, एडिट करने में, ठीक है, पढ़ाने में और सारी चीज। तो मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, येस आई एम प्रमोटिंग, क्योंकि अगर मैं बना रही हूँ, मैं इतना एफर्ट मार रही हूँ उस चीज के लिए, तो शायद मैं भी इन रिटर्न एटलीस्ट कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि
कुछ लोग तो देखें, अगर उस पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर मेरा मेहनत करने का क्या फ़ायदा। बिकॉज आप सब लोगों को लगता है इट्स ईजी टू मेक वीडियोस, बट जो पहले तो आप पूरा लिखो, फिर उसको एडिट करो, फिर बनाओ, बहुत टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। तो इतना इजी नहीं है जितनी सारी चीज़ें लगती है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा रिस्पॉन्स देना। बट मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी आप यहीं से देखो, अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छी कोई रिसोर्स लगता है तो आप वहाँ से जाओ। और बाकी टीचर्स अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ, एनसीईआरटी वाला बेस्ट चैनल है। इस पर बहुत सारे चैप्टर्स की डिटेल नोट्स भी हैं, डिटेल लेक्चर्स आई वुड से है, बट हर एक की नहीं है, इसमें वन शॉट ज्यादा अवेलेबल है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आप कहीं से भी पढ़ो, बस डिटेल्ड वाले लेक्चर्स देखना, ठीक है। और अगर आपके पास लाइक जून से मान के चलो, जून से टाइम है, जून से लेके आपके पास फेब में पेपर होगा, इतना टाइम है, क्या करोगे आप? 10 चैप्टर करने हैं आपको बस, ठीक है। एनसीईआरटी वाला आई वुड रिकमेंड, बहुत सारे टीचर्स हैं अलग अलग। लर्नो हब रोशनी मैम की ना, देखो मैम ने लास्ट ईयर जितना मुझे याद है, मैम ने एक शायद बैच शुरू किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल है। बट जो मैम ने खुद बना के पढ़ा के वीडियो डाली हुई है वो 2-2 3-3 घंटे की होती है, वो वन शॉट्स होते हैं। अब वन शॉट्स कभी भी डिटेल को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो मैं वो सजेस्ट करूंगी कि आप वो वन शॉट्स रिवीजन के टाइम पे देखना, पहली बारी में मत देखना। फिर आता है सौरभ रैना सर। सौरभ रैना सर से मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ, बट मेरे कमेंट सेक्शन में आया था कि नहीं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह कवर हो जाते हैं, तो आप आई वुड रिकमेंड वहां से भी देख सकते हो। अड्डा 247 वाले पे ना वन शॉट्स होते हैं, इसमें ना पढ़ाते होंगे ठीक ठाक, बट मैंने कभी सच मैंने ऑल्दो मैंने सीयूईटी के लिए बैच परचेज किया था, बट मैंने वो पैसे वेस्ट करे अपने, क्योंकि आया मेरे नोट से ही पेपर, तो वो लेक्चर्स वगैरह लेने का मेरे को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला था। सारा कुछ मेरे नोट्स में से था, उल्टा मेरे नोट्स में ज्यादा कंटेंट था एज कम्पेयर टू देयर बैच वाज प्रोवाइडिंग। तो इसलिए मतलब, बट हाँ आप देख सकते हो अगर आपको अड्डा वगैरह की अच्छे लगे तो, क्योंकि ये भी एक चैनल है और कंटेंट अवेलेबल है। फिर बोरा क्लासेस से मैंने एनसीईआरटी के जो इनकी कोई सीरीज थी एनसीईआरटी रीडिंग वाली, मैंने क्लास 11th में शायद देखी थी, क्लास 12th में तो ऑल्दो मैं नहीं पढ़ी, बट ये भी मैंने लाइक एज पर माई नॉलेज अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इन सब में से अगर मैं कुछ पर्सनली सजेस्ट कर सकती हूँ तो वो एनसीईआरटी वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा बिलीफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि मैंने अदर से इतनी, रोशनी मैम भी अच्छा पढ़ाते हैं बट वो रिवीजन के टाइम पे अच्छा होता है। और एनसीईआरटी वाला पे ना बहुत सारी जो डिटेल्ड वाली है वो मुझे पर्सनली फेवरेट लगता है। जैसे मैंने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, तो एक आधे पॉइंट में जब देखना था कि एक्स्ट्रा वगैरह कहाँ पे कुछ पॉइंट है, तब मैंने देखा था। बट हर चैप्टर की शायद डिटेल लेक्चर अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना। आप कहीं से भी पढ़ो, मेरा अगेन मोटिव यही है कि आप कहीं से भी पढ़ो बट डिटेल लेक्चर्स देख के पढ़ो। तो यही होती है करेक्ट स्ट्रैटेजी केमिस्ट्री में मार्क्स लाने की, इंप्रूव करने की। और अगर मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लाइक ट्रस्ट करते हो मुझ पे तो प्लीज फॉलो टॉपर सीरीज, क्योंकि मैं इतनी इंश्योरेंस दे रही हूँ कि इसके बाहर नहीं आएगा। सबसे बेस्ट नोट्स पीवाईक्यू सब कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जाएगा, और ज्यादा लेक्चर्स भी नहीं होंगे, 30 से 40 मिनट के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। अब मेरे नोट्स का एक बहुत ज्यादा वो हुआ है कि टॉपर्स नोट्स, तो उसको मैं शो करना चाहूंगी। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने एल्कोहल फिनॉल्स के नोट्स दिखाए हैं लास्ट में जाके, तो देखना जरूर उस पार्ट को भी। यहाँ पे मैं बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स दिखाना चाह रही हूँ, आप ये देख सकते हो, दीज आर द नोट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये अभी सुक्रोज तक है, इसके आगे भी है नोट्स, लाइक ये इज एन एग्जाम्पल की नोट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं सारी चीज। तो नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलरली हम फिजिक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो एज वेल।